बेदार की डाली छेलो बैठी ओला पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला ही मेरा बुरासा ही मेरा गुराला हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार आपको हिमालयी क्षेत्र खासतौर पर हिमाचल प्रदेश की टांकड़ी लिपि के बारे में जानकारी दे रहा हूं। इस लिपि को टांकरी या कुछ जगह टांकड़ी भी कहा जाता है। यह वही भाषा है जिससे पंजाबी की लिपि गुरमुखी निकली है और यह कश्मीर में प्रयोग होने वाली शारदा लिपि से निकली है और ब्राह्मी परिवार जो लिपि थी ब्राह्मी उस परिवार की लिपि है। आज इस भाषा को फिर से पुनर्जीवित करने के प्रयास भी शुरू हो गए हैं। यही सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। हिमालय लोक चैनल में टांकड़ी लिपि पर एक वीडियो पहले से ही है और वह मेरे शोध पत्र पर आधारित है। यह शोध पत्र मॉरिशस स्थित विश्व हिंदी विश्वविद्यालय की अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका विश्व हिंदी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। उस पुरानी वीडियो को देखने के बाद मुझे लगा कि इस पर दोबारा काम करने की जरूरत है, इसलिए वीडियो नए तरीके से ला रहा हूँ। टांकड़ी लिपि भारत की प्रमुख लिपियों में जो ब्राह्मी लिपि रही है उसके परिवार का हिस्सा है, जैसे मैंने अभी कहा, और यह कश्मीर में प्रयोग होने वाली शारदा लिपि से निकली है और पंजाबी की लिपि गुरमुखी भी इसी से निकली है। एक समय ऐसा भी था जब जम्मू कश्मीर की डोगरी, हिमाचल की चांबियाली, कुल्लवी और उत्तराखंड की गढ़वाली, कुमारी, जौनसारी आदि इसी लिपि में लिखी जाती रही है। यह बातें सामने आई हैं। यहाँ तक कि नेपाल से लेकर भूटान तक भी इस लिपि के होने के सबूत मिले हैं, लेकिन आज जो सबूत मिले हैं सबसे ज़्यादा वो हिमाचल प्रदेश में मिले हैं और जौनसार भाबर जो उत्तराखंड का हिस्सा है उसमें भी इस लिपि का प्रयोग होता रहा। आज भी इसके सबूत हैं और वहाँ पे इसको, जैसे हिमाचल में इसको पुनर्जीवित करने की कोशिश हो रही है, इसी तरह जौनसार भाबर में भी यही कोशिश हो रही है। माना जाता है कि कौलांतक पीठ की अनेक लिपियों का प्रयोग विशेष साधनाओं को गोपनीय रखने के लिए होता था। इनमें से कुछ भाषाएं लिपि साधकों को अनिवार्य रूप में सिखाई जाती थी। यह भी माना जाता था कि इस लिपि को सीखे बगैर कोई भी कौल साधक नहीं हो सकता था। एक बात यह भी आती है कि शारदा लिपि जो कि कश्मीर में रही है खासतौर पर, और जब कश्मीर के लोग हिमाचल की तरफ आए तो उन्होंने भी इस लिपि का प्रयोग शुरू किया था और इससे ये लिपि प्रयोग में बढ़ती चली गई थी। शारदा लिपि 9वीं सदी में अस्तित्व में आई थी। हालांकि यह लिपि भी प्रचलन से बाहर हो गई है। कश्मीर में अब कश्मीरी भाषा जो है वो उर्दू में लिखी जाती है या नस्तालिक लिपि में लिखी जाती है। वह फारसी अरबी लिपि का ही एक रूप है। इस्लाम के कश्मीर में आने के बाद से कश्मीरी भी शारदा की बजाय नस्तालिक लिपि में लिखी जाने लगी थी। हिमाचल प्रदेश में शारदा लिपि 13वीं सदी तक प्रचलन में रही। बाद में इसकी जगह नागरी, गुरमुखी व टांकड़ी ने ले ली थी। अब कश्मीर को छोड़कर बाकी अधिकतर उत्तर पश्चिम जो हिमालय क्षेत्र की भाषाएं वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। हिमालय क्षेत्र की जो भाषाएं अन्य भाषाएं उसमें डोगरी, जौनसारी, गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली और नेपाल की अन्य भाषाएं भी कई, ये सब देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, जबकि ये जो टांकड़ी लिपि थी वो प्रचलन से बाहर हो गई है। शारदा लिपि जो कि ब्राह्मी लिपि की से उत्पन्न मानी जाती है वह ईसा से लगभग 6 शताब्दी पहले अस्तित्व में आई थी। भारत में अरबी फारसी लिपि को छोड़कर बाकी सभी लिपियां ब्राह्मी से ही विकसित हुई हैं। यहाँ तक कि तिब्बती, सिंहली तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों की बहुत सी लिपियां ब्राह्मी से निकली हैं। पूरी दुनिया में लगभग 4000 विभिन्न लिपियों का प्रयोग होता है और इनमें से अधिक लिपियों का विकास प्राचीन काल के कुछ प्रमुख लिपियों से ही हुआ है। परंतु आज दुख की बात है कि हिमालय क्षेत्र की भाषा बोलियों की लिपि रही जो टांकड़ी लिपि है वो विलुप्त होने की कगार पर है। हिमाचल प्रदेश के चंबा राज्य की राजभाषा की लिपि भी यही रही है। हिमालय क्षेत्र के ब्राह्मण अपने पूजा पाठ की पद्धति और तंत्र मंत्रों को लिखने के लिए इसी लिपि का प्रयोग करते थे। इसी तरह व्यापारी लोग भी अपने बही खातों को लिपि में लिखते थे। आज हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जौनसार भाबर क्षेत्र में गिने चुने परिवार ऐसे हैं जो इस लिपि का प्रयोग आज भी करते हैं। बाकी हिमालयी भूभाग में इसे भुला दिया गया है और अब तो हालत यह है कि नई पीढ़ी यह भी नहीं जानती कि टांकड़ी नाम की कोई लिपि भी थी और धीरे धीरे यह इतिहास के पन्नों से भी गायब हो जाएगी।
जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कहीं इसे टांकड़ी कहा जाता है, कहीं टांकरी और कहीं टांकणी। लोक मान्यता है कि टांकर ऋषि ने इस लिपि का आविष्कार किया था, इसलिए उनके नाम पर ही इस लिपि का नाम टांकड़ी लिपि पड़ गया। इस लिपि को कुछ विद्वान हिमालय क्षेत्र की शासक रही खस जाति से भी जोड़ते हैं, क्योंकि खसों की तरह टांकणी भी कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर के कई राज्यों में प्रचलन में रही है। इसके सबूत भी मिले हैं। जहां जहां खस गए वहां वहां टांकड़ी का प्रयोग होता रहा। ऐसा नहीं है कि अकेले टांकड़ी लिपि ही प्रचलन से बाहर हो गई या विलुप्ति के कगार पर है। प्राचीन भारत की 2 लिपियां खरोष्ठी और ब्राह्मी आज प्रचलन से बाहर हो चुकी हैं, जबकि कभी देश के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेशों पंजाब और कश्मीर में खरोष्ठी प्रचलन में थी, जबकि ब्राह्मी का तो और भी व्यापक क्षेत्र में प्रचलन था। सम्राट अशोक ने शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा के अभिलेख खरोष्ठी भाषा में लिखवाए थे। आज कहीं भी इस लिपि का प्रयोग नहीं होता है। इसी तरह लगभग 150 साल पहले पूरे अवध क्षेत्र में वाणिज्य के कार्यों में प्रयोग की जाने वाली मुड़िया जात लिपि भी विलुप्त हो चुकी है। इसमें लिखी पांडुलिपियों को पढ़ने और समझने वाले लोग नहीं हैं। इसी तरह मिथिलाक्षर लिपि का प्रयोग कभी उत्तर बिहार तथा नेपाल के तराई क्षेत्र की मैथिली भाषा को लिखने के लिए किया जाता रहा है। इस लिपि को मैथिल लिपि और तिरहुता भी कहा जाता था। 11वीं सदी से लेकर आज तक जितने भी अभिलेख हैं, ज्यादातर में मिथिलाक्षर का ही प्रयोग किया जाता है। इसी तरह कैथी लिपि मध्यकालीन भारत में प्रमुख रूप से उत्तर पूर्व और उत्तर भारत में काफ़ी प्रचलन में थी। इस लिपि को कैथी या कायस्थी के नाम से भी जाना जाता था। पूर्ववर्ती उत्तर पश्चिम प्रांत, मिथिला, बंगाल, उड़ीसा और अवध में इसका प्रयोग होता था। इस लिपि का प्रयोग विशेष रूप से न्यायिक, प्रशासनिक और निजी आंकड़ों को सहेज कर रखने के लिए किया जाता था। बिहार समेत देश के कई उत्तर पूर्वी राज्यों में इस लिपि में लिखे हजारों लिपि अभिलेख भी सामने आते हैं। इसी तरह आदिवासियों की लिपियों पर भी संकट है, और यही स्थिति रही तो एक ऐसा समय भी आएगा जब इन लिपियों में लिखी पांडुलिपियों को पढ़ने वाले भी नहीं मिलेंगे। इस लिपि को लेकर हुए विभिन्न शोध अध्ययनों से, यानी टांकड़ी को लेकर हुए जो अध्ययन हुए, उसमें यह बात सामने आई कि मुगलों और अंग्रेजों के शासन में इस लिपि की उपेक्षा हुई। मुगलों के समय फारसी, अरबी और अंग्रेजों के शासन में अंग्रेजी का प्रचलन बढ़ने से टांकड़ी लिपि हाशिए पर चली जाने लगी, और इसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तो देवनागरी ने उसका स्थान ले लिया। वैसे इस मामले में एक सुखद सूचना यह है कि इस प्राचीन लिपि को पुनर्जीवित करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इस लिपि को साइबर दुनिया में लाने के लिए अब फॉन्ट बनाने के भी भगीरथी प्रयास शुरू हो चुके हैं, लेकिन इन प्रयासों को सरकारी संरक्षण नहीं मिलने से मामला कछुआ चाल से आगे बढ़ रहा है। इस बात के ठोस प्रमाण है कि हिमालय क्षेत्र की अधिकतर भाषाएं टांकणी लिपि में लिखी जाती थी, और समय समय पर मिले रिकॉर्ड यही बताते हैं कि 16वीं शताब्दी में टांकणी लिपि पूरी तरह से प्रचलन में थी। भारत विशेष तौर पर हिमालयी राज्यों में इस लिपि में धार्मिक शास्त्रों, तंत्र मंत्र, आयुर्वेद, योग समेत हर विधा में उनको लिपिबद्ध किया जाता रहा। कभी कुल्लू से रावलपिंडी तक शिक्षा व लिखने पढ़ने का लगभग हर कार्य टांकड़ी लिपि में होता था। हिमाचल प्रदेश के पुराने राजस्व रिकॉर्ड, पुराने मंदिरों की घंटियां, शिलालेख, दस्तावेजों से पुराने बर्तनों में टांकड़ी में लिखे शब्द और वाक्य आज भी मिल जाते हैं। जौनसार भाबर क्षेत्र के निवासी और भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी रमेश चंद्र जोशी इस मामले में बहुत काम कर रहे हैं। हिमाचल के जो मंडी क्षेत्र है वहाँ पर तो 1990 के तक कई लोग ऐसे थे जो टांकड़ी में ही अपने हस्ताक्षर करते थे, चाहे बैंक में हो या जो भी सरकारी कामकाज होते थे। टांकड़ी का जो फॉन्ट भी विकसित किया गया है, कुछ लोग उसको इस्तेमाल करने लग गए हैं। कई जगह टांकड़ी की कक्षाएं भी चल रही हैं। कुल्लवी टांकड़ी के लिए एक वर्णमाला की पुस्तक भी तैयार होने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इसे तो पहाड़ी चित्रों पर जो टांकड़ी के लिखे थे, शिलालेख थे या और भी उन पर लिखा गया था, उसको पढ़ने की जो कोशिश होती रही, उसके लिए भी लोगों ने इस जो टांकड़ी लिपि थी उसको सीखने की कोशिश की। हिमाचल प्रदेश कला, संस्कृति तथा भाषा अकादमी मंडी की ओर से एक छोटा टांकड़ी का स्कूल भी चलाया जाता है। उसमें टांकड़ी का अध्ययन किया जाता रहा है, और टांकड़ी को लेकर कई साहित्य भी सामने आ रहा है। लोग टांकड़ी के इतिहास या उसको लिखने, इस तरह की उसकी वर्णमाला वगैरह जो भी चीज़ें उसको सामने लाने में लगे हैं। अंत में एक और बात की, सर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने अपने 1916 के लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में
लिखा था कि पूरे पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र में लिखित स्वरूप में किसी न किसी रूप में टांकणी है और टांकणी वर्णमाला के साथ साथ नागरी और फारसी वर्ण का इस्तेमाल भी पढ़े लिखे लोगों द्वारा यहाँ पे किया जाता है। तो यह उम्मीद की जानी चाहिए कि टांकणी लिपि अपने पुराने रूप में आएगी और हिमाचल प्रदेश सरकार हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, चाहे उत्तराखंड, इन सभी राज्य सरकारों को भी टांकणी लिपि को पुनर्जीवित करने के प्रयास करने चाहिए। और जो लोग इस क्षेत्र में शोध कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनका भी प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। तो वीडियो कैसी लगी टांकणी लिपि पर कमेंट में अवश्य लिखें। और मेरा जो एक अन्य चैनल है संपादकी न्यूज, उसको भी देखते रहिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत,